बाद जांस्की ने तूफान के अलावा दखल देने वाले एक स्रोत की पहचान की थी जो हर दिन उठता और सेट होता था। हालांकि इसने सूर्य के मार्ग का अनुसरण नहीं किया जिससे मूल रूप से स्रोत होने का संदेह था, बल्कि यह सितारों का पीछा करता था। जांस्की ने आखिरकार पता लगाया कि सिग्नल मिल्की वे के केंद्र से दिशा से उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने 1933 में अपना परिणाम प्रकाशित किया, लेकिन इस प्रकाशन ने दुनिया के पहले रेडियो खगोलशास्त्री के रूप में उनके करियर के अंत को भी याद रखा था। जांस्की की खोज से प्रेरित होकर ग्रोट रेबर रेडियो तरंगों के साथ वास्तविक खगोल विज्ञान को अंजाम देने वाले व्यक्ति थे। जब AT&T बेल लैब ने उसे काम पर रखने से मना कर दिया तो उसने अपने बगीचे में अपना रेडियो डिश बनाया जिसका व्यास लगभग 10 मीटर था। 1943 के बीच रेबर ने रेडियो डोमेन में पहला आसमान नक्शा तैयार किया था। मिल्की वे के केंद्र से तीव्र विकिरण के अलावा उन्होंने साइग्नस और कैसियोपिया में स्रोतों की भी पहचान की। रेबर के अनुसंधान को प्रकाशनों के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रेडियो खगोल विज्ञान का एक स्वीकृत क्षेत्र बन गया था। यह सबसे बड़ा सिग्नल डिश रेडियो टेलीस्कोप एरेसीबो टेलीस्कोप है। अपने विशाल क्षेत्र और इस प्रकार उच्च संवेदनशीलता के कारण इस टेलीस्कोप ने अन्य उपलब्धियों के बीच बाइनरी सिस्टम में पहले पल्सर का पता लगाया था, जिसका उपयोग सामान्य सापेक्षता के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में किया जाता है। साथ ही एक पल्सर के चारों ओर कक्षा में पहला एक्स्ट्रा सोलर अरेसीबो टेलीस्कोप के साथ खोजा गया था। एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी के लिए अरेसीबो सर्पिल आकाशगंगाओं की रेडशिफ्ट और लाइन की चौड़ाई को मापने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों को तटस्थ हाइड्रोजन की 21 सेमी उत्सर्जन लाइन से निर्धारित किया जाता है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट पर रेडियो एस्ट्रोनॉमी का एफल्सबर्ग 100 मीटर रेडियो टेलीस्कोप कई वर्षों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और पूरी तरह से चलाने योग्य रेडियो टेलीस्कोप था। एफल्सबर्ग के साथ स्टार फॉर्मेशन क्षेत्र की जांच की जा सकती थी, लेकिन साल 1988 के बाद से 2000 में पुराने एफल्सबर्ग टेलीस्कोप की जगह नए ग्रीन बैंक टेलीस्कोप ने ले ली थी। आणविक रेखा स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके स्टार फॉर्मेशन क्षेत्र का घनत्व और तापमान को मापा जा सकता था। चुंबकीय क्षेत्र भी स्टार गठन में एक भूमिका निभाते हैं, हालांकि अभी भी कई विवरणों का स्पष्ट करने के लिए आवश्यकता होती है। एफल्सबर्ग ने ध्रुवीकृत रेडियो प्रवाह को मापकर कई सर्पिल आकाशगंगाओं के चुंबकीय क्षेत्रों की मैपिंग की थी। इसके अलावा अपने विशाल संग्रह क्षेत्र के कारण एफल्सबर्ग बहुत लंबी बेस लाइन को भी इंटरफॉर्मेशन के साथ ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। लंबी वेवलेंथ के कारण ऑप्टिकल टेलीस्कोप की तुलना में बड़े रेडियो टेलीस्कोप का एंगुलर रेजोल्यूशन काफी कम होता है। इस कारण से रेडियो खगोलविदों ने जल्द ही इंटरफेरोमेट्रिक नियम का उपयोग करना शुरू किया है, जहां कई दूरबीनों द्वारा प्राप्त संकेतों को पैटर्न के रूप में प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है। फिर फूरियर रूपांतरण का उपयोग करके इस पद्धति से स्रोत की संरचना का पूर्ण निर्माण किया जा सकता है। इस पद्धति के साथ एक ही समाधान प्राप्त होता है, जैसा कि एक व्यास के एक दूरबीन के साथ प्राप्त होता है कि अलग अलग दूरबीनों की अधिकतम जोड़ी जुदाई के अनुरूप होता है। इंग्लैंड में पहले इंटरफेरोमेट्रिक माप और नीदरलैंड में बड़े वेस्टर्नबर्ग सिंथेसिस रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण के बाद 1970 के दशक के अंत में न्यू मैक्सिको में वेरी लार्ज एरे VLA का संचालन शुरू हुआ। VLA के साथ उस समय ऑप्टिकल टेलीस्कोप की तुलना में रेडियो डोमेन में एक एंगुलर रेजोल्यूशन प्राप्त हुआ। पहली बार इसने एक ही रेजोल्यूशन के साथ रेडियो और ऑप्टिकल इमेजेस का अवलोकन किया और इस प्रकार स्पष्ट रूप से अलग अलग वेवलेंथ सिद्धांत का एक श्रृंखला पर ब्रह्मांडीय क्षेत्रों का अध्ययन किया। VLA रेडियो खगोल विज्ञान के आगमन के साथ विशेष रूप से AGNS के अध्ययन में एक बड़ी सफलता का अनुभव हुआ। इसकी वजह से क्वासार्स और रेडियो आकाशगंगाओं के बड़े विस्तारित जेटों की विस्तार से जांच करना संभव हो गया। अन्य रेडियो इंटरफेरोमीटर का भी यहाँ उल्लेख किया जाना चाहिए, जैसे कि ब्रिटिश मर्लिन, जहाँ 230 किलोमीटर की अधिकतम जुदाई वाली 7 दूरबीनें संयुक्त है। रेडियो डोमेन में इंटरफेरोमीटर बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र और विविध एंटेना को आपस में जोड़ना भी संभव है। उदाहरण के लिए वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री VLBI में विभिन्न महाद्वीपों पर रेडियो टेलीस्कोप का एक साथ उपयोग किया जाता है। इनमें अक्सर एफल्सबर्ग और VLA भी शामिल होते हैं। 1995 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 समान 25 मीटर एंटेना की एक प्रणाली स्थापित की गई थी।
विशेष रूप से VLBI वेरी लॉन्ग बेसलाइन एरे VLBA में उपयोग करने के लिए VLBI के साथ 1 मिलीसेकंड से बेहतर से भी एंगुलर रेजोल्यूशन प्राप्त किए जा सकते थे। इसलिए एक्स्ट्रा गैलेक्टिक खगोल विज्ञान में VLBI का विशेष रूप से AGNS के मध्यम में उपयोग किया जाता है। VLBI के साथ हमने AGNS के मध्य क्षेत्रों के बारे में बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि इन स्रोतों में स्पष्ट सुपर लुमिनल वेग की घटना,